श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे केंद्र से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम विभिन्न जनहित के मुद्दे, समसामयिक मुद्दे और जिनसे सामाजिक ताने बाने का सरोकार होता है उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है हरेंद्र चौधरी जी को। हरेंद्र चौधरी जी के बारे में बता दें कि ये सीनियर फार्मासिस्ट के पद पर राजकीय चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू जिला नागौर में पदस्थापित हैं और लगभग 10-12 साल से वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आप हमारे आकाशवाणी की स्टूडियोज में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आगामी 25 सितंबर को हम वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल दिवस यानी कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस मना रहे हैं। तो आज बातचीत का जो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि फार्मासिस्ट क्षेत्र में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या क्या नई प्रगतियां हुई हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब से मनाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसका क्या महत्व है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट के द्वारा 1912 में तुर्की में की गई। तो उसके बाद से ये जो है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। हरेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि इस वर्ष वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल जो डे है, हर वर्ष कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है, तो इस वर्ष की थीम क्या है? किस विषय पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र आगे बढ़ेगा? इस वर्ष की जो WPD की थीम है वो है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट, मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो, अपने फार्मासिस्ट के बारे में जानो। जैसे कि विश्व स्तर पर वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया जाता है, तो भारत में भी वर्ल्ड फार्मेसी वीक बनाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? ये जो फार्मेसी शिक्षा और जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसके बारे में आम जन एवं विद्यार्थियों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह में पूरे 7 दिन के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कोर्स करवाती है, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। हरेंद्र जी, थोड़ी सी हमें ये और जानकारी दीजिए कि फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर सेक्टर में क्या योगदान होता है, मतलब उसकी क्या भूमिका होती है? फार्मासिस्ट का जो है हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर और मरीज के बीच में योजक कड़ी का काम करता है। फार्मासिस्ट का काम दवा निर्माण, दवा अनुसंधान और दवा की मार्केटिंग, दवा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और दवाइयों के डोज एवं ओवर डोज के बारे में मरीज को जानकारी देना, जिससे मरीज को सही दवाई मिल सके एवं उसका इलाज उचित तरीके से हो सके। जैसा कि आप पिछले 10-12 साल से राजकीय चिकित्सालय में पदस्थापित हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आम जन में ये बड़ा ही मिथक है कि जो सरकारी दवाइयाँ हैं वो ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में कम असर करती हैं, या फिर जो जेनरिक दवाइयाँ सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं जनता को, तो उनके बारे में ये मिथक है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, ऐसा जनता को नहीं सोचना चाहिए। जेनरिक जो दवाइयाँ होती है वो भी बिल्कुल ब्रांडेड की तरह ही असरदायक होती है और उनसे भी मरीज ठीक होते हैं। हम लोग बाग पिछले 10-12 साल से जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में जेनरिक दवाइयाँ ही दे रहे हैं और जेनरिक दवाइयों का उतना ही असर है जितना कि ब्रांडेड। इनका सिर्फ मार्केटिंग का फर्क होता है, जिस वजह से ब्रांडेड दवाइयाँ ज़्यादा महंगी होती है और जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती है। बाकी इनकी दवा के डोज एवं जो उनके असर करने में कोई भी भिन्नता नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मरीज को भी जेनरिक दवाई असरकारक नहीं है। हरेंद्र जी, आपने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना एक सरकारी स्कीम है, तो ये स्कीम में कौन कौन सी दवाइयाँ, कितने प्रतिशत तक दवाइयाँ, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर की कितने क्षेत्र को हम कवर कर पाए अब तक, किन किन बीमारियों का इलाज हमारे पास उपलब्ध है और किन किन बीमारियों के लिए दवाएं हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में अभी उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में आप बताएं। साथ में ये बताएं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या है ये स्कीम? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। इसमें जो है राज्य सरकार के जो संचालित हॉस्पिटल है उसमें आने वाले मरीज को निःशुल्क दवाइयाँ, डॉक्टर के जो प्रेस्क्रिप्शन होता है OPD स्लिप, उस पर दवा वितरण केंद्र के द्वारा फार्मासिस्ट देता है और उनको दवाइयों के बारे में बताता है। और जो ये दवाइयों का आपने पूछा है कि कितनी दवाइयाँ, तो ये दवाइयाँ राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग सभी अस्पतालों में जितनी ज़रूरत होती है, एक छोटा अस्पताल है अगर PSC तो उस पर लगभग उसके इलाज के हिसाब से पूरी दवाइयाँ होगी, जिला चिकित्सालय पर पूरी और मेडिकल कॉलेज पर उससे ज़्यादा सभी प्रकार की BP, शुगर, कैंसर, डायबिटीज़, इन सभी बीमारियों की जो है दवाइयाँ राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है मरीजों को और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पिछले 12-13 साल से ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है ये WHO के द्वारा भी सराही गई है और पूरे
राजस्थान में 1 नंबर पर है। हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ दवाइयाँ जैसे हमारे आमतौर पर जो प्रचलन में है, जैसे कि बुखार पे आमतौर पर पैरासीटामोल ले ली जाती है, आमतौर पर ये दैनिक दिनचर्या में उपयोग में ली जाती हैं। लेकिन साथ में कई बार ऐसा होता है कि हम पैरासीटामोल तो लगातार ले रहे हैं, बुखार भी उतर जाता है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, तो उस समय हमें एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ वो होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में काम आती है, मतलब जो जीवाणु होता है उसको खत्म करने के लिए। इसको प्रतिजैविक दवाइयाँ हिंदी में बोलते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं वो वायरल जो इन्फेक्शन है उसमें कोई असर नहीं करती है। अगर बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है किसी प्रकार का तो उसमें एंटीबायोटिक दवाई देनी चाहिए। और एंटीबायोटिक दवाई जो है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार, सलाह के अनुसार जितने दिन लिखी गई उतने दिन ही उचित तरीके से लेनी चाहिए, अन्यथा वो घातक होता है। समाज में ये भी देखा जाता है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके पास ना तो कोई प्रमाणित डिग्री है ना ही कोई प्रमाणित डिप्लोमा है, उसके बावजूद भी वो मरीजों का उपचार कर रहे हैं। कुछ मेडिकल्स क्षेत्र में ये भी देखा गया है कि कुछ फार्मास्यूटिकल्स की दुकान है जहाँ पे दवाइयाँ बेची जा रही हैं, वहाँ पर जाते हैं कि भाई बुखार की दवा दे दीजिए या दस्त की दवा दे दीजिए। तो उनको लेकर के आप क्या कहेंगे कि ये प्रैक्टिस? बिल्कुल, झोला छाप या बिना जो रजिस्टर्ड कोई भी प्रैक्टिशनर है उससे दवाई लेना अपने आप स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। क्योंकि झोला छाप के पास न तो कोई डिग्री होती है ना ही उसको दवाइयों का पूरा नॉलेज होता है। तो ऐसे लोगों से तो जनता को या मरीज को बचना चाहिए। उसको जो है रजिस्टर्ड चिकित्सक है उससे ही दवाई लेनी चाहिए। और दवाइयाँ जो है विशेषकर लेने में, डोज लेने में सावधानी का उपयोग करना चाहिए कि कौन सी दवाई कब लेनी है। हरेंद्र जी, एक चीज और सुनने में आती है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर दवाइयाँ, ये ओवर द काउंटर दवाइयाँ क्या होती हैं? ये वो दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर के बिना प्रेस्क्रिप्शन के ही अपन मेडिकल शॉप से सीधे ले सकते हैं। जैसे पैरासीटामोल वगैरह जो सिंपल टेबलेट है ये अपन सीधा मेडिकल शॉप होती है वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। इसमें कोई प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ये देखने में आती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनको लेने के बाद मरीज को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या कोई एलर्जी हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो लंबे समय तक दवाइयाँ लेने के कारण जो ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो इस वजह से ऐसी अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना, स्किन पर लाल चकत्ते होना या उसका हाजमा, पाचन तंत्र खराब होना, ये सब उसी वजह से है। तो दवाइयों का जो उपयोग है वो बिल्कुल ही संतुलित एवं सुरक्षित मात्रा में करना चाहिए। तो ये जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है और इसको रोकने में एक फार्मासिस्ट के रूप में आप जैसे कार्य कर रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका होती है कि ड्रग रेजिस्टेंस इस तरीके का ना हो? ड्रग रेजिस्टेंस वो स्थिति होती है जिसमें कोई भी दवाई उस बीमारी में असर नहीं करती है। इसके कारण जो आने वाले समय में बहुत ही घातक परिणाम आएंगे। WHO ने भी जो है ड्रग रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बहुत ही गंभीर समस्या माना है। इसको रोकने के लिए मैं एज ए फार्मासिस्ट यही कहना चाहूँगा कि आप रजिस्टर्ड डॉक्टर से सलाह के अनुसार दवाई लें। दूसरा जो है एंटीबायोटिक्स का कम से कम प्रयोग करें और उसके अलावा जो है आम जनता को दवाइयों के बारे में जागरूक किया जाए, तो उससे अपन एंटीबायोटिक और जो ये ड्रग रेजिस्टेंस है उसको रोक सकते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक टर्म और हमने न्यूज़पेपर्स में और समाचारों में सुनने को मिलता है कि सुपर बग्स बैक्टीरिया। सुपर बग्स बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को आप बताएं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिन पर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती। इन पर कोई भी दवाई का असर नहीं होता है, जिस वजह से ये बैक्टीरिया आने वाले समय में बहुत ही घातक प्रकार की बीमारियाँ फैलाएंगे। जैसे कि आप राजकीय चिकित्सालय नागौर में कार्यरत हैं, तो यहाँ आप नागौर में कैसा माहौल देखते हैं कि यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर में क्या प्रगति है? नागौर क्या राजकीय चिकित्सालय में सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और किस प्रकार की संभावनाएं हैं? बिल्कुल, राजकीय चिकित्सालय जो हमारा है वहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में लगभग जो यहाँ इलाज में काम आने वाली सभी श्रेणी की दवाइयाँ मरीजों के लिए उपलब्ध रहती है। अगर कभी दवाई उपलब्ध नहीं होती है तो उसको लोकल परचेज या वहाँ से उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाती है। तो कोई भी मरीज है तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल में आए और अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड लेके आए और डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखवा के और दवाइयाँ निःशुल्क ले सकता है। तो जैसे कि 25 सितंबर को हम वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे मना रहे हैं, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में भी इस तरीके का कुछ फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देने के लिए और इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल, भारत सरकार द्वारा जो है
फार्मेसी फील्ड है उसके अंदर बहुत ही निरंतर प्रयासरत है और अपने जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और उनको बढ़ावा दे रही है। और इसके लिए जो फार्मासिस्टों के द्वारा नवंबर के दूसरे सप्ताह में फार्मेसी वीक का आयोजन पूरे 1 सप्ताह तक किया जाता है। हरेंद्र जी, कुछ जो युवा साथी हैं हमारे वो आपको सुन रहे हैं कि उनको लगता है कि हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कैरियर के तौर पर चुनना चाहिए, तो एज ए कैरियर अगर हम फार्मास्यूटिकल्स को चुनते हैं तो किस प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने मौजूद हैं और किस प्रकार से हम इस सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं? कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिप्लोमा हैं जो उपलब्ध हैं आज की डेट में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फार्मेसी जो शिक्षा है उसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी है जो 2 साल का होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है वो 4 साल का होता है और मास्टर ऑफ फार्मेसी 2 साल का होता है। और आने वाले समय में भारत में जो है फार्मेसी फील्ड का बहुत ही अच्छा रहेगा और क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है इसके साथ में जो है फार्मासिस्ट की डिमांड भी बढ़ेगी और इसके साथ में रिटेल फार्मासिस्ट की भी ज़रूरत रहती है। इसका मतलब कोई भी फार्मेसी किया हुआ जो वो अपनी मेडिकल शॉप खोल सकता है, मार्केटिंग का काम कर सकता है, दवा इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है, रिसर्च एंड मार्केटिंग का काम कर सकता है। तो आने वाला समय जो है फार्मेसी प्रोफेशन के लिए अच्छा ही रहेगा। एक और चीज़ देखने को मिलती है कि आमतौर पर लोग बाग अब सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद अपने डॉक्टर बने हुए हैं और अपने हिसाब से दवाइयाँ लेने लग जाते हैं, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? कितना नुकसानदायक हो सकता है ये? बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन जो है उस मरीज के लिए घातक होता है, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस आने वाले समय में हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस टू हेल्थ, ये जो है स्वास्थ्य के लिए घातक है। सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए जहाँ तक हो। इसी प्रकार से एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा उपयोग से भी कुछ नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो बहुत ही बड़ी आने वाले समय में स्वास्थ्य की समस्या है। जैसे अभी के समय में जो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग से टीबी, निमोनिया और ये सेप्सिस वगैरह ऐसी बीमारियां हो गई है जिनमें दवाइयां काम करना ही बंद कर रही है। तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप दवाइयाँ और अगर इसमें भी विशेषकर एंटीबायोटिक्स दवाई का यूज़ कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही और उचित डोज एवं उचित जितने दिन के लिए आपको लिखी गई है उसी अनुसार लें। चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे कि दवाइयों का जो प्रबंधन है, एक आम जन को नहीं पता कि दवाइयों को किस तरीके से मैनेज करके रखना है। जैसे कि डॉक्टर से दवाइयाँ ले आते हैं तो उनको किस तरीके से रखें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको कुछ निश्चित तापमान पर रखना होता है, कुछ निश्चित जगह पर रखना होता है, सूखे में या, तो उसके बारे में एक जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप कि एक आम आदमी को जो दवाइयाँ मिलती हैं तो उनको इस तरीके से रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक रहें और ख़राब ना हो। बिल्कुल, दवाइयों को रखने के लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए। किसी भी दवाई को जो आप सीधे डायरेक्ट धूप के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना है, उसको छायाओं के अंदर, रूम के अंदर रखना है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है, इंसुलिन वगैरह जो है शुगर के मरीजों को लगते हैं, उनको आपको फ्रीज में रखना है 6 डिग्री टेम्परेचर के लगभग। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको आपको जो है बच्चों से बचा कर रखनी चाहिए। अगर किसी के मान लो साइकेट्री की दिमाग की दवाई चल रही है तो उसको ऊपर रेक वगैरह में रख दो। अगर गलती से किसी बच्चे वगैरह ने ले ली तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर नींद की गोली पड़ी है तो उसको भी आपको घर में सावधानी रखनी चाहिए कि ऊपर रहे, बच्चों के हाथ जहाँ नहीं पहुँचे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थे हरेंद्र चौधरी, सीनियर फार्मासिस्ट, जो कि राजकीय चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू नागौर में पदस्थापित हैं और इन्होंने वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स डे पर हमारे साथ ये बातचीत साझा की। आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, आपने इतनी अमूल्य जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।